वेनिस का सौदागर पार्ट 3। शेरलॉक ने बेसब्री से चिल्लाकर कहा, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ैसला जल्द सुना दिया जाए। सारी अदालत में एक हौलनाक खामोशी तारी हो गई और हर शख्स का दिल एंटोनियो के गम में डूब गया। पोर्शिया ने पूछा, क्या गोश्त तोलने के लिए तराजू तैयार है? और फिर उसने बखील से मुखातिब होकर कहा, शेरलॉक, किसी डॉक्टर को बुला लो। ऐसा ना हो कि एंटोनियो का खून ज़्यादा बह जाए और वो मर जाए। शेरलॉक, जिसकी दिली आरजू ये थी कि एंटोनियो मर जाए, बोला, यह माहदे में नहीं है। पोर्शिया ने जवाब दिया, मगर उससे क्या होता है? इतना काम एक भले आदमी की हमदर्दी में करना चाहिए। लेकिन शेरलॉक के पास सिर्फ एक जवाब था, यह माहदे में नहीं है। एंटोनियो का 1 पाउंड गोश्त तुम्हारा है। कानून उसकी इजाज़त देता है और अदालत तुम्हें इसका हक देती है, और तुम ये गोश्त उसके सीने से काट सकते हो। यह सुनकर शेरलॉक ने फिर कहा, एक मुनसिफ मिजाज और आदिल शख्स फैसला करने आया है। वह फिर अपना चाकू तेज़ करने लगा। एंटोनियो की तरफ ललचाई नज़रों से देखकर बोला, तैयार हो जाओ। ज़रा ठहरो बखील, पोर्शिया ने कहा। एक बात और है, माहदे के मुताबिक तुम्हें खून का एक ख़तरा भी लेने का हक हासिल नहीं है। इसमें सिर्फ ये अल्फाज लिखे हैं, 1 पाउंड गोश्त। अगर 1 पाउंड काटने में तुम एंटोनियो के खून का एक ख़तरा भी गिराया तो वेनिस की हुकूमत तुम्हारा सारा माल व दौलत ज़ब्त कर लेगी। यह कानूनन नामुमकिन था कि शेरलॉक एंटोनियो का गोश्त काटे और खून का एक ख़तरा भी ना टपकने पाए। पोर्शिया के इस बारीक नुक्ते ने मादे में गोश्त लिखा है, खून नहीं, एंटोनियो की जान बचा ली, और सब ने उस नौजवान वकील की जहानत की दाद दी जिसने ऐसी अहम और बारीक बात निकाली थी। अदालत में हर तरफ से तहसीन व आफरीन की सदाएं बुलंद हो रही थी। उस वक्त ग्रैशनियों ने शेरलॉक के अल्फाज इस्तेमाल किए, एक मुनसिफ मिजाज और आदिल शख्स फैसला करने आया है। शेरलॉक अपने नापाक और जुल्माना इरादे में नाकाम होकर खसीना सा हो गया और कहने लगा कि मुझे मेरा रुपया वापस दे दो। और बैसनियो, जो एंटोनियो की जान बच जाने की वजह से फूला नहीं समा रहा था, जल्दी से बोला, यह है रुपया, ले लो। लेकिन पोर्शिया ने उससे यह कहकर रोक दिया, ज़रा सब्र करो, ऐसी जल्दी क्या है? उस वकील को सिर्फ ताउन लेने का हक है, उसे और कुछ नहीं मिलेगा। शेरलॉक, तुम गोश्त काटने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये याद रखना कि खून का एक ख़तरा भी ना टपकने पाए और गोश्त भी 1 पाउंड से कम या ज़्यादा ना कटने पाए। अगर रत्ती भर भी गोश्त कम या ज़्यादा हुआ, बल्कि अगर तराजू का पल्ला बाल भर भी इधर या उधर हुआ, तो वेनुस के कानून के मुताबिक तुम्हें मौत की सज़ा दी जाएगी और तुम्हारी सारी दौलत बाहक सरकार जब्त कर ली जाएगी। मुझे मेरा रुपया दे दो, मैं चला जाऊंगा, शेरलॉक ने कहा। रुपया मेरे पास है, बैसनियो बोला। शेरलॉक रुपया लेने के लिए हाथ बढ़ा रहा था कि पोर्शिया ने उसे यह कहकर रोक दिया, खबरदार वकील, अभी मेरे पास एक और हरबा है। वेनिस के कानून के मुताबिक तुम्हारी दौलत जब्त कर ली गई है क्योंकि तुमने उस शहरी की जान लेने की साजिश की थी। अब तुम्हारी अपनी जान डयोक के रहम व करम पर है।
इसलिए ज़मीन पर घुटने टेक दो और गिड़गिड़ा कर अपने खताओं की माफ़ी मांगो। उस वक्त डायोक ने शेरलॉक से कहा, मैं तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी जान बख्शता हूँ, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि हम ईसाइयों के दिल तुम्हारे दिल से कितने मुख्तलिफ है। लेकिन तुम्हारी आधी दौलत एंटोनियो को मिलेगी और आधी हमारी रियासत को। यह सुनकर दरियादिल एंटोनियो ने कहा, मैं अपने हिस्से की दौलत शेरलॉक को वापस कर दूंगा, अगर वो ये वादा करे कि मरते वक्त उस दौलत को अपनी बेटी और दामाद के नाम मुंतकिल कर देगा। एंटोनियो ने यह बात इसलिए कही कि उसे मालूम था कि बकील की एक लौती बेटी ने एक नौजवान ईसाई से शादी कर ली है जिसका नाम लोमार्स है, और उस वकील ने नाराज़ होकर अपनी बेटी को आग कर दिया है और उसे अपनी दौलत के दर से महरूम कर दिया है। वकील उस पर राज़ी हो गया। उसे इंतकाम लेने के इरादे में नाकामी हुई थी और अपनी दौलत से भी हाथ धोना पड़ा था। इस तरह मुँह की खाकर उसने कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। महादे के कागजात तैयार करके मेरे पास भेज दो, मैं अपनी आधी दौलत अपनी बेटी के नाम लिख दूंगा। जाओ, दफ़ा हो जाओ, डायोक ने कहा, लेकिन महादे पर दस्तखत कर देना। अगर तुम अपनी सफ़ा से तौबा कर लो और ईसाई हो जाओ तो रियासत तुम्हारा जुर्माना माफ़ कर देगी, अगर और तुम्हारी आधी दौलत तुम्हारे पास रह जाएगी। उसके बाद डायोक ने एंटोनियो को रिहा कर दिया और दरबार बर्खास्त हो गया। उसने नौजवान वकील की जहानत और फरासत की बहुत तारीफ़ की और उसे अपने घर खाने की दावत दी। पोर्शिया अपने शौहर की वापसी से पहले बलमाट वापस जाना चाहती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं आपसे माफ़ी मांगू मेहरबानी और नवाजिश का शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मुझे फ़ौरन वापस जाना है। डायोक ने अफसोस का इजहार किया कि नौजवान वकील को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वह उसकी दावत कबूल करता। फिर एंटोनियो से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें उस नौजवान को मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि तुम उसके बहुत ज़्यादा मर्राहने मिन्नत हो। डायोक और दरबारी वहाँ से चले गए। बैसनियों ने पोर्शिया से कहा, आपने अपनी अकल और फरासत से मुझे और मेरे दोस्त एंटोनियो को बड़ी सख्त सज़ा से बचा लिया, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये 3000 ड्यूकाट कबूल कीजिए जो हम बकील को देने वाले थे। और उसके अलावा एंटोनियो ने कहा, हम हमेशा आपसे मोहब्बत करेंगे और आपकी खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। पोर्शिया को रुपया कबूल करने पर तैयार नहीं किया जा सका, लेकिन जब बैसनियों ने बहुत इसरार किया तो पोर्शिया ने कहा, मुझे अपने दस्ताने दे दीजिए, मैं उन्हें आपकी तरफ से पहनूंगा। और जब बैसनियों अपने दस्ताने उतार रहा था तो पोर्शिया ने उसकी उंगली में वो अंगूठी देखी जो उसने खुद उसे तोहफे में दी थी। यह चालाक खातून उससे ये अंगूठी इसलिए लेना चाहती थी कि जब बैसनियों घर वापस जाए तो वो उससे मजाक कर सके, इसीलिए उसने उसके दस्ताने मांगे थे। अंगूठी देखकर उसने कहा, और मुझे ये अंगूठी भी दे दो, यह तुम्हारी मोहब्बत की निशानी होगी। बैसनियों को इस ख्याल से बड़ी तकलीफ़ हुई कि वकील उससे वही चीज़ मांग रहा था जिसे वो अपनी ज़ात से जुदा नहीं कर सकता था, और उसने कुछ घबराकर जवाब दिया कि मैं ये अंगूठी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी बीवी का तोहफ़ा है और मैंने कसम खाई थी कि इस अंगूठी को कभी अपने पास से जुदा नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको वेनिस की सबसे कीमती अंगूठी देने को तैयार हूँ और मैं ढिंडोरा पिटवाकर वो अंगूठी हासिल करूँगा। यह सुनकर पोर्शिया ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वो खफा हो गई हो और ये कहते हुए अदालत से रवाना हो गई, आपने मुझे ये सबक दिया है कि भिखमंगों को किस तरह जवाब देना चाहिए। प्यारे बैसनियो, एंटोनियो ने कहा, यह अंगूठी उसे दे दो। मेरी मोहब्बत और इस वकील की बेलूट खिदमत जिसकी वजह से मेरी जान बची है, तुम्हारी बीवी की नाराज़गी का बदला
होगी। बैसेनियो ये सोचकर शर्मिंदा हो गया कि वो इतना एहसान फरामोश भी हो सकता है, और उसने अपनी अंगूठी ग्रेशेनियो के हाथ पोर्शिया के पास भेज दी। फिर कलक के भेष में नर्सिया ने ग्रेशेनियो से वो अंगूठी मांग ली जो उसने अपनी शादी के वक्त उसे तोहफे में दी थी। ग्रेशेनियो अपनी सखावत में अपने आका से कमतर नहीं रहना चाहता था, और उसने वो अंगूठी बाखुशी नर्सिया को दे दी। फिर वो दोनों औरतें ये सोचकर खूब हंसी कि जब उनके शौहर घर वापस आएंगे तो वो उनसे अंगूठियां ना देने पर बास पर्स करेंगी और उनसे कहेंगी कि उन्होंने ये अंगूठियां ज़रूर किसी दूसरी औरत को दे दी है। जब पोर्शिया घर वापस आई तो वो बहुत खुश थी। ये वो कैफियत थी जो कोई अच्छा काम करने के बाद उसके लतीफ़ एहसास से पैदा होती है। वो इतनी खुश थी कि उसे हर चीज़ खुश व गर्म नज़र आ रही थी। आसमान पर चाँद निकला हुआ था और उसकी नज़रों ने उससे ज़्यादा रोशन और ख़ूबसूरत चाँद कभी नहीं देखा था। और जब यह खूबसूरत चाँद एक बादल के टुकड़े के आड़े छुप गया तो उसे इस रोशनी में जादू की कैफियत महसूस हुई जो उसे अपने घर में नज़र आ रही थी। और उसने नर्सिया से कहा, वो जो रोशनी नज़र आ रही है मेरे बड़े कमरे की रोशनी है। ये छोटी सी शम्मा अपना नूर कितनी दूर तक पहुंचा देती है। उसी बदी से भरी दुनिया में नेकी भी इसी तरह जगमगाती है। और अपने घर से बुलंद होने वाले नगमे की आवाज़ सुनकर उसने कहा, मैं समझती हूँ कि उस वक्त नगमा दिन के मुकाबले में ज़्यादा शरीं होता है। पुरुषिया और नर्सिया घर में दाखिल हुए और उन्होंने अपने मर्दाना कपड़े उतार कर जनाना कपड़े पहन लिए और अपने शोहरों की वापसी का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में वो दोनों भी एंटोनियो को साथ लेकर वापस आ गए। बैसोनियो ने पुरुषिया से अपने अजीज़ दोस्त का तारुफ करवाया और उसने उन दोनों को मुबारकबाद दी और उन्होंने अपने घर में खुशामदीद कहा। यह बातें हो रही थी कि कमरे के एक कोने से नर्सिया और उसके शौहर के लड़ने की आवाज़ आई। तुमने अभी से लड़ना शुरू कर दिया? पुरुषिया ने पूछा। आखिर बात क्या है? ग्रेशेनियो ने जवाब दिया। नर्सिया ने मुझे एक घटिया सी अंगूठी दी थी जिस पर ये अल्फाज लिखे हुए थे, मुझसे मोहब्बत करना और कभी जुदा ना होना उसी का झगड़ा है। अंगूठी की कोई अहमियत नहीं है। नर्सिया ने कहा, जब मैंने तुम्हें वो अंगूठी दी थी तो तुमने मुझसे अहद किया था कि तुमने इससे मरते दम तक अपने पास रखेंगे, और अब तुम ये कहते हो कि तुमने उसे वकील के क्लर्क को दे दिया। मैं जानती हूँ कि तुम वो अंगूठी किसी औरत को दे आए हो। ग्रेशेनियो ने जवाब दिया, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अपने हाथ से वो अंगूठी एक नौजवान और नेक लड़के को दी है। छोटा सा था और बिल्कुल तुम्हारी बराबर था, और उस नौजवान वकील का क्लर्क था जिसने अपनी जहानत से एंटोनियो की जान बचा ली, उस चर वकील से, और उसने मुझसे अंगूठी अपनी फीस में मांग ली और मैं चाहे जान चली जाती मगर इनकार नहीं कर सकता था। उस पुरुषिया ने कहा, इल्ज़ाम तुम्हारे ही सर आता। ग्रेशेनियो ने, तुमने अपनी बीवी का पहला तोहफा अपने पास नहीं रखा। मैंने भी अपने मोहतरम शौहर बैसेनियो को एक अंगूठी दी थी और मुझे यकीन है कि वो उसे अपने पास से जुदा नहीं कर चाहे दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। ग्रेशेनियो ने अपनी गलती के लिए ये अर्ज़ पेश किया, मेरे मालिक और आका बैसेनियो अपनी अंगूठी नौजवान वकील को दे दी और उसने क्लर्क ने जिसने मुकदमे की कार्रवाई में कुछ मेहनत की थी मुझसे मेरी अंगूठी मांग ली। ये सुनकर पुरुषिया ने बड़े गुस्से का इजहार किया और बैसेनियो को बुरा भला कहने लगी। फिर उसने कहा, नर्सिया ने जो मुझे बताया है इसका मतलब क्या समझना चाहिए? मुझे यकीन है कि वो अंगूठी किसी औरत को दे दी गई है। बैसेनियो को इस ख्याल से बड़ी तकलीफ़ हुई कि उसने अपनी प्यारी बीवी को नाखुश किया है, और उसके बड़े खुलूस वो इन्माक से कहा कि मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ कि वो अंगूठी किसी औरत के पास नहीं बल्कि वकील के पास है जिसने 3000 ड्यूकट लेने से इनकार कर दिया और मुझसे अंगूठी मांगी। मैंने उसे अंगूठी देने से इनकार किया तो वो खफा होकर चला गया। आखिर मैं क्या करता मेरी प्यारी पुरुषिया? मैं अपनी एहसान फरामोशी के ख्याल से इतना शर्मिंदा हुआ कि मजबूरन मुझे वो अंगूठी देनी पड़ी। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर तुम वहाँ मौजूद होती तो तुम खुद मुझसे ये सिफारिश करती कि अंगूठी उस वकील को दे दी जाए। एंटोनियो ने कहा,
मैं ही बदनसीब इस झगड़े का असल सबब हूँ। पोर्शिया ने एंटोनियो से कहा कि वो इस पर अफसोस ना करे और इस घर को अपना ही घर समझे। ये सुनकर एंटोनियो ने जवाब दिया कि एक बार मैंने बेसेनियो की खातिर अपना जिस्म अंदज कर दिया था, लेकिन सिर्फ उसकी इनायत से ज़िंदा रह गया जिसे मेरे शौहर ने अंगूठी दी है। मुझको अब तक मर जाना चाहिए था। अब मैं अपनी रूह की बाजी लगाता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा शौहर तुमसे कभी बेवफाई नहीं करेगा। पोर्शिया ने कहा, अच्छा ये अंगूठी उसे दे दो और उससे कहो कि इसे पहली अंगूठी से ज़्यादा हिफाजत से रखें। बेसेनियो को ये अंगूठी देखकर बड़ी हैरत हुई, क्योंकि ये वही अंगूठी थी जो उसने वकील को दी थी। जब पोर्शिया ने उसे बताया कि वो खुद ही नौजवान वकील थी और नर्सिया उसकी क्लर्क बनी थी, बेसेनियो को ये मालूम हुआ कि वो मसरत हुई कि उसकी बीवी ही हिम्मत और जहानत ने उसके दोस्त एंटोनियो की जान बचा ली। पोर्शिया ने फिर एक बार एंटोनियो को खुशामदीद कहा और उसे वो खतूत दिए जो इत्तेफाक से पोर्शिया के हाथ लग गए थे। उनसे मालूम हुआ कि एंटोनियो के जहाज़ गर्क नहीं हुए हैं, वो सही सलामत साहिल पर पहुंच रहे हैं। इस तरह अमीर सौदागर की कहानी की गमनाक इब्तिदा ख़त्म हो गई और इस गैर मुतवक्का कामयाबी में तब्दील हो गई। थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।